करियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। वर्ण हिंदी का ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। आपको इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है और अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन को 100% सिक्योर कर लेना है। किसी किसी परीक्षा में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तक भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब एक क्वेश्चन तो 100% है और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक है हमारा वर्ण और हम इसे बारी बारी से 1, 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने नहीं पाएगा। आपको ध्यान से इस वीडियो को और आगामी वीडियो को जो वर्ण से संबंधित होंगे उसे देखना है और आगामी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 नंबर को सुरक्षित कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के कितने भाग हैं? ध्यान दें, हिंदी वर्णमाला के कितने भाग हैं? तो हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। इसका भी आंसर सही होगा। 3 भाग। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है स्वर, दूसरा कौन है? व्यंजन, व्यंजन, और तीसरा भाग कौन है? अयोगवा। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला के कुल 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। क्लियर? नेक्स्ट, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा है, स्वर किसे कहते हैं? इस पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। स्वर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन में है वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। दूसरा ऑप्शन, जो व्यंजन वर्णों से पहले लिखी जाती हैं, जिन ध्वनियों के संकेत नहीं होते, जो ध्वनियां कंठ से बोली जाती हैं। ध्यान दीजिए, कंठ, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि स्वर कंठ से भी बोले जाते हैं, तालु से भी बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, जिन ध्वनियों के संकेत नहीं होते। अगर ध्वनि के संकेत नहीं है वो वर्ण नहीं है, इसलिए ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। जो व्यंजन वर्णों के पहले लिखे जाते हैं, गलत है। स्वर हमेशा व्यंजन वर्णों के बाद लिखे जाते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, ये ऑप्शन इसके लिए सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण के संदर्भ में क्या असत्य है? वर्ण के संदर्भ में वर्ण, अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, कहा जा रहा है, इसके संबंध में क्या असत्य है? अखंड मूल ध्वनि वर्ण है, ये सही है, ये सही है, असत्य नहीं है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये भी सत्य है। ध्वनि के संकेत को वर्ण कहते हैं, ये भी सत्य है। वर्ण शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यही इसके लिए सत्य नहीं है। अर्थात हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा विकल्प दे सकते हैं? डी विकल्प। डी विकल्प होगा इसके लिए। वर्ण शब्दों से मिलकर नहीं बनते, बल्कि शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं, ये इसके लिए असत्य हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारा, स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 11। ध्यान दीजिए, 11 होती है, लेकिन लिखा 13 जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि लेखन के आधार पर कौन है, तो 13 बताया जाता। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। वो स्वर इस तरीके से हैं, आ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ,
आओ। ध्यान दें, इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, री भी है, मिस्टेक हो गया। देखिए उ के बाद री है, री यहां लिख देते हैं, री। और इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? वही क्वेश्चन आ गया। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होगी, ऑप्शन डी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्वर है आ से लेकर के अ तक, वो प्लस अंक आ भी उसमें ऐड कर लिए जाएंगे, अर्थात स्वर आ से लेकर के अ तक ही होता है। लेकिन जब कहा जाता है कि स्वरों को लिखिए, तो लिखने में अंक और आ भी लिखे जाते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर पूछा गया है, कौन नहीं है? आ ह्रस्व स्वर है, ई भी ह्रस्व स्वर है, ऊ भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन ए ह्रस्व स्वर नहीं है, यह दीर्घ स्वर है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 का डी विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? हाँ, चलिए देखिए, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कौन है? वैसे दीर्घ स्वर की पहले बात करें। दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन है ये? देखें, अ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और अंत में है औ। इनमें से ये 3 जो होते हैं, इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। मूल दीर्घ स्वर का मतलब जो सभी दीर्घ स्वर 7 हैं, इनमें से आ, ई, ऊ किन्हीं 2 स्वरों से मिलकर के नहीं बनते, जबकि ए, ऐ, ओ, औ किन्हीं 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं। इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर नहीं कहा जाता, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो मूल प्रश्न था हमारा, निम्न में कौन सा स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ, ई, ऊ, आ ये है, ई भी है, ऊ भी है, ओ ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दें, निम्न में कौन सा स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। दीर्घ स्वरों अर्थात 2 मात्रा वाले की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या अभी आपको बताया गया था। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, यानी ऑप्शन हमारा होगा सी। और कौन कौन से हैं ये देखिए स्क्रीन पर लिख दिए गए हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है। यद्यपि क्वेश्चन नंबर 8 में केवल इनकी संख्या को पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दें, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तीसरा प्लुत, प्लुत स्वर इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो क्वेश्चन था कि जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। बी विकल्प, 3 मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं?
ए, ऐ, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर है। ये किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब विकल्पों में देखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ में से कौन नहीं है? तो ए भी है, ये भी है, ओ भी है, औ भी है, और लेकिन दीर्घ आ, ये संयुक्त स्वर नहीं होता। इसलिए हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प। हमारा सही विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उ ऊ वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उ ऊ वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं? तो ध्यान दें, उ ऊ वर्णों के उच्चारण स्थान ओष्ठ हैं, अर्थात ये वर्ण ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ण उ और ह्रस्व ई उ और दीर्घ उ दोनों ही वर्ण ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओ वर्ण किन अक्षरों के संयोग से बना है? ओ एक संयुक्त वर्ण है, ओ, और ये दो वर्णों आ और ऊ से मिलकर के बना है। आ और ऊ। तो हमारे आ और ऊ किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्वरों में से किन स्वरों का उच्चारण स्थान तालु है? उच्चारण स्थान तालु है। किन स्वरों के उच्चारण स्थान तालु हैं? ध्यान दीजिए, ए, ऐ, ये ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु, लेकिन सिर्फ ताल होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। आ इसका उच्चारण स्थान कंठ है, होना क्या चाहिए? ताल, इसलिए ये भी विकल्प सही नहीं है। ओ औ इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ, इसलिए ये भी इसके सही लिए विकल्प नहीं होगा। ई यही इसके लिए सही विकल्प होगा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ताल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ठीक है, तो ओ औ अभी पिछले ही प्रश्न में इसको बताया गया। ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान, चूंकि ओ जो है ये आ और ऊ से मिलकर बना है, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इनका संयुक्त प्रयत्न इनका होगा और होगा कंठोष्ठ, सी विकल्प। ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प सी होगा, कंठोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेते हैं। निम्न वर्णों में से किन वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ तालु हैं? कंठ तालु, कंठ ओष्ठ अभी पूछा गया था, कंठ तालु, तो कंठ तालु ए, ऐ का होगा। क्यों ऐसा होता है? ध्यान दीजिए, ए वर्ण, ए आ और ई से मिलकर बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। इस प्रकार से ए, ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प सी हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अमात्रिक अर्थात वो स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी में 11 स्वर हैं और सभी स्वरों की, उसमें से कुछ स्वरों की मात्राएं हैं और किसी स्वर की मात्रा नहीं है। तो देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, दीर्घ आ की मात्रा रूप ऐसे है, ई की मात्रा रूप इस तरीके से है। तो देखिए, आ इसका कोई मात्रा रूप नहीं है, इसलिए अ एक अमात्रिक स्वर होता है। प्रश्न पूछा गया था अमात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? ये होगा अ, ह्रस्व आ, ए विकल्प में। ए विकल्प में लिखा है ह्रस्व आ, ये एक अमात्रिक स्वर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या नहीं हो सकता है? किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे स्वरों पर हमें विचार करना है और
पूछा गया है किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या नहीं हो सकता है? यह है दंत। दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होते। आइए विचार करते हैं। कंठ से आ का उच्चारण होता है, तालु से ई का उच्चारण होता है, मूर्धा से री का उच्चारण होता है, ओष्ठ से उ का उच्चारण होता है, लेकिन दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। इसलिए इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान, ये स्थान है, सॉरी, उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होता है? री का उच्चारण स्थान इसमें से मूर्धा होता है, मूर्धा। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही विकल्प है ए, मूर्धा। कंठ नहीं होता, ताल भी नहीं होता और ओष्ठ भी इसका उच्चारण स्थान नहीं होता। सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन होते हैं? आ, ई और उ। वे क्रमशः कौन से वर्ण हैं? वे क्रमशः कौन से वर्ण हैं? अर्थात मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 3 होती है, वे कौन कौन से वर्ण हैं? तो अभी स्क्रीन पर आपके सामने लिख दिया गया, आ, ई, उ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं, क्रमशः इनकी संख्या 3 है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर है। तो विकल्पों में देखिए, इनमें से कौन नहीं आया है? आ। पहला ऑप्शन आ, ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम व्यंजन कहते हैं। बी विकल्प। व्यंजन की परिभाषा की जाती है कि स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यंजनों की मौलिक संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, व्यंजनों की संख्या के संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक, मौलिक संख्या और दूसरी कुल संख्या। तो देखिए, व्यंजनों की मौलिक संख्या 33 होती है, जबकि कुल संख्या इनकी 39 होती है। 33 में 6 जुड़ जाते हैं। ये 6 कौन होते हैं? 2 द्विगुणी व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से मौलिक संख्या अगर पूछा गया है तो मौलिक संख्या 33 होगी। क्वेश्चन नंबर 23 का बी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? हम जानते हैं कि व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला अस्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म, चौथा द्विगुणी, पांचवा संयुक्त। तो ध्यान दीजिए, विकल्पों से हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? स्पर्श है, सही है। द्विगुणी भी है, सही है। ऊष्म भी है, ये भी सही है। प्लुत ये नहीं होता। फिर ये किसका भेद होता है? ये स्वर का भेद होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही विकल्प हुआ डी। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया गया कि व्यंजन के कुल 5 भेद होते हैं, क्रमशः स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सही विकल्प हुआ डी। व्यंजन के कुल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या जीभ के
विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें किस प्रकार का व्यंजन कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, ध्यान दीजिए, मुख से निकलने वाली वायु या जीभ, निकलने वाली वायु या जीभ मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें किस प्रकार का व्यंजन कहते हैं? तो चूंकि जीभ मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, मुख के विभिन्न हिस्से जैसे तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन हिस्सों को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ए विकल्प, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, इसका सी विकल्प सही है। 4 नहीं होती, ये अंतस्थ और ऊष्म की संख्या है, 3 नहीं है, और 33 तो व्यंजनों की मौलिक संख्या है, ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है और ये 5 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। ऑप्शन है डी। कौन कौन से वर्ग हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ग हो गए। 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? पा वर्ग को हम किस उच्चारण स्थान की सहायता से बोलते हैं? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। बोल करके देखिए, पा, इसमें ओठ का सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी वर्णमाला में, यानी हिंदी जो पूरी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या कुल कितनी मानी जाती है? तो ये वर्णों की संख्या कुल 52 मानी जाती है, जिसमें से स्वर 11 हैं, व्यंजन 39 हैं और अयोगवा 2 हैं। 11 और 39 50 और 2 52, इनकी संख्या कुल 52 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन बी होगा 52। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे, और इसलिए भी आपको धन्यवाद कि पिछली वीडियो में जो आपका प्यार मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इससे हमको एक नई ऊर्जा मिल रही है। हम नई वीडियो और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही खोजबीन करने के बाद बनाने का प्रयास करेंगे और बना रहे हैं। और हमारी अगली वीडियो वर्ण भाग 2 देखने के लिए बस कुछ ही घंटों का और समय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।